हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन हिस्ट्री इंडियन कल्चर पे। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को एंड तक देखिए और लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त अमोल काली। आज बताने वाला हूँ इंडिया के मशहूर पहलवान, वर्ल्ड चैम्पियन गामा पहलवान के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप बड़ौदा के संग्रहालय गए हैं तो वहाँ बड़े ही प्यार से एक 1200 किलो का पत्थर सहेज के रखा गया है। एक नज़र में तो सभी यही सोचते हैं कि इस पत्थर को संग्रहालय में क्यों रखा गया है। क्या ये कोई खास पत्थर है या इसका संबंध किसी खास जगह से है? ऐसे ही कई विचार मन में आते हैं, लेकिन इस पत्थर की संग्रहालय तक पहुंचने की कहानी बड़ी दिलचस्प है। तो गौर से सुनिएगा दोस्तों। इस पत्थर पे बड़े बड़े शब्दों में ये लिखा गया है कि 23 दिसंबर 1902 में ये पत्थर गुलाम मोहम्मद बख्शी उठा करके कुछ दूर तक चले थे। एक 1200 किलो का पत्थर उठाकर चलना एक आम आदमी के लिए इम्पॉसिबल है, लेकिन अगर आप जान लेंगे कि ये गुलाम मोहम्मद बख्शी कौन है तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये बात सच है। गुलाम मोहम्मद बख्श उर्फ गामा पहलवान। जी हाँ, वही गामा पहलवान जिन्हें कुश्ती में रुस्तम हिंद ही नहीं बल्कि रुस्तम जहाँ का भी खिताब हासिल है। वही गामा पहलवान जिसके दम पर भारत को आज भी कुश्ती में विश्व विजेता होने का मुकाम हासिल है। दोस्तों, गामा पहलवान का जन्म 22 मई 1878 में अमृतसर में हुआ था। उनके घर में उनके पिता, ताऊ एवं चाचा सभी पहलवान थे। घर में बचपन से ही पहलवानी का माहौल होने के कारण उन्होंने बचपन से ही पहलवानी के गुण सीखे। पहलवानी उनके खून में ही नहीं, परवरिश में भी थी। तभी तो 5 वर्ष की छोटी उम्र में पिताजी का साया सर से उठने के बावजूद उनका रिश्ता अखाड़े और कुश्ती से नहीं छूटा। उनके पिताजी के देहांत के बाद मध्य प्रदेश के ततिया के राजा भगवान सिंह जी ने उनको अपने छत्रछाया में ले लिया था। उन्होंने ही गामा पहलवान की खाने पीने और कसरत मेहनत की जिम्मेदारी ले ली थी। वैसे तो दूसरों पहलवानों के मुकाबले गामा पहलवान का कद और साइज छोटी थी, पर उनकी हौसले और दावपेच में उनकी समझ के कारण वो बड़े बड़े पहलवानों को चित कर देते थे। मात्र 12 साल की उम्र में ही उन्होंने सिद्ध कर दिया था कि यह पहलवान आगे जाके कुछ बड़ा करेगा। साल 1890 में जोधपुर के महाराज ने देश भर की पहलवानों के लिए एक प्रतियोगिता की, जिसमें पहलवानों को कसरत, वर्जिश और कुश्ती की एक झलक दिखलानी थी, जिससे राजा साहब देश का सबसे ताकतवर पहलवान चुन सके। देश भर से लगभग 400 पहलवान आए थे, जिन्होंने अपने दमखम पर राजा जी की शाबाशी जीतनी थी। एक से एक मुश्किल कसरत करनी थी, आसन करने थे और एक दूसरे से कुश्ती भी करनी थी। जो यह सब नहीं कर पाता उसे खेल से बाहर निकाल दिया जाता था। बाकी पहलवान गामा से लंबाई और उम्र में बड़े थे, फिर भी गामा पहलवान अंतिम 15 पहलवानों में शामिल हुए थे। एक 12 साल के लड़के ने 400 पहलवानों की भीड़ में अपनी जगह बना ली। इस बात से राजा जी बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने गामा पहलवान को विनर घोषित कर दिया। उसके बाद गामा पहलवान के चर्चे पूरे देश में होने लगे। फिर तो गामा पहलवान ने कभी मुड़ के वापस नहीं देखा। 19 साल का होते होते गामा पहलवान ने देश के नामचीन पहलवानों को चित कर दिया था। और फिर बारी आई हिंद केसरी, रुस्तम हिंद, रहीम बख्श सुल्तानी बाला से लड़ने की। पंजाब में रहने वाले सुल्तान हिंद रहीम बाला की ऊंचाई गामा पहलवान से 2 फुट ज़्यादा थी। कहते हैं कि तब तक रहीम बाला को आज तक कोई नहीं हरा पाया था। उनकी दंगल का नियोजन लाहौर में किया गया था। कहते हैं कि लाहौर में उनकी दंगल देखने के लिए पूरा लाहौर एक हो गया था। तकरीबन 7 फुट ऊंचे रहीम बाला के सामने 5 फुट 7 इंच के गामा पहलवान बिल्कुल बच्चे लग रहे थे।
मैदान में आते ही लोगों की जुबानें चलने लगी कि कुछ ही देर में बाला पहलवान गामा पहलवान को 2-3 मिनट में ही चित कर देंगे। लेकिन घंटों तक मुकाबला चलता रहा। कभी बाला पर तो कभी गामा पहलवान पर सट्टा लगता रहा। कभी भाव बढ़ते तो कभी भाव घटते थे। घंटों तक मुकाबला चलता रहा। अंतिम बहुत देर बाद नतीजा अलग ही निकला। ना कोई हारा ना कोई जीता। मुकाबला बराबरी में छोड़ दिया गया। पर इस मुकाबले के बाद गामा पहलवान देश भर में मशहूर हो गए थे। गामा ने 1898 से लेकर 1907 तक दतिया के गुलाम मोहद्दीन, भोपाल के प्रताप सिंह, इंदौर के अली बाबा सेन और मुल्तान के हसन बख्श जैसे नामी पहलवानों को हराया था। 1910 में एक बार फिर गामा पहलवान का मुकाबला रुस्तम हिंद बाला पहलवान से हो गया और नतीजा एक बार फिर मैच ड्रॉ रहा। अब तक गामा एकमात्र ऐसा पहलवान था जिसे देश भर में कोई हरा नहीं पाया था। अब देश को फतेह करने के बाद गामा निकल पड़ा था दुनिया को फतेह करने। 2010 में चैंपियंस ऑफ चैंपियंस नाम की एक प्रतियोगिता आयोजन की, जिसमें जग भर में से पहलवान आने लगे थे। इसमें हिस्सा लेने के लिए गामा पहलवान पहुंच गए थे। लेकिन खेल के नियमों के अनुसार गामा पहलवान की ऊंचाई कम होने के कारण उन्हें प्रतियोगिता में हिस्सा लेने नहीं दिया गया। फिर क्या था, गामा पहलवान का माथा घूम गया और उन्होंने प्रतियोगिता में आए एक से एक बड़े पहलवान को चुनौती दे डाली कि अगर कोई भी उन्हें हरा दे तो वो खुद अपने जेब से उसे 5 पाउंड का इनाम देंगे और खुद हिंदुस्तान लौट जाएंगे। सबसे पहले उनसे एक अमेरिकी पहलवान कुश्ती करने आया, पर अमेरिकी चैंपियन बेंजामिन रोलर को उन्होंने 1 मिनट 40 सेकंड में ही चित कर दिया। फिर अगले ही दिन दुनिया भर से आए 12 पहलवानों को उन्होंने हराकर गामा ने एक तहलका मचा दिया था और आयोजकों को हार कर गामा पहलवान को खेल में एंट्री देनी ही पड़ी। फिर आया 10 सितंबर 1910 का दिन। जॉनबुल प्रतियोगिता में गामा के सामने विश्व विजेता पोलैंड के स्टेनिस्लॉस, पर उन्हें भी गामा ने पहले ही राउंड में 1 मिनट में ही पटकने दे दी और 2.5 घंटे तक ये मुकाबला चलता रहा, पर कोई नतीजा नहीं निकला और फिर मैच ड्रॉ हो गया। पर कोई एक विजेता तो चाहिए था और फिर 1 हफ्ते बाद फिर से एक कुश्ती रखी गई। 17 सितंबर 1910 को जब लॉस लड़ने ही नहीं आए तो गामा को विजेता मान लिया गया और इस तरह गामा वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनने वाली भारत के पहले पहलवान बन गए। ये किताब रुस्तम जहाँ के बराबर था। 1911 में गामा का सामना फिर से रहीम से हुआ। इस बार रहीम को गामा ने चित कर दिया। इसके बाद 1929 में गामा ने आखिरी प्रोफेशनल फाइट लड़ी। उन्होंने कुश्ती को कभी अलविदा तो नहीं कहा, पर उसके बाद कोई प्रतिद्वंदी ही नहीं मिला जो उनको हरा सके। औपचारिक तौर पर साल 1952 में उन्होंने कुश्ती से विदाई ली। 50 साल की उम्र में भी गामा पहलवान को कोई हरा नहीं पाया था। गामा सिर्फ पहलवानी में ही नहीं बल्कि इंसानियत में भी सबसे ऊपर थे। जब साल 1947 में बंटवारे का कहर पूरे देश पर टूट गिरा था तो गामा पहलवान अमृतसर से लाहौर के मोहिनी गली में बस गए थे। बंटवारे ने हिंदू मुसलमान के बीच में लंबी दीवार खड़ी कर दी थी। गली में रहने वाले हिंदू भाइयों की जान खतरे में थी, पर जब गामा के अपने ही मज़हब के लोग हिंदू भाइयों को खून करने पहुँचे तो आगे आए थे द रुस्तम हिंद गामा। उनके सामने दीवार बन के खड़े हुए। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने खर्चे पर सभी हिंदू परिवारों को हिंदुस्तान भिजवाया। गामा अपने जीवन के अंतिम कुछ साल पाकिस्तान में ही बिताए, पर फिर भी हिंदुस्तान के लिए उनकी हिंदुस्तान के लिए मोहब्बत कभी कम नहीं हुई। बिरला परिवार की तरफ से उनके लिए हर महीने मासिक पेंशन भेजी जाती थी। बताया जाता है कि
JRD टाटा भी उनके लिए पैसे भेजते थे। उन्होंने अपने जीवन में दूसरों को मान सम्मान दिया और अपने आखिरी पलों तक वही पाया। अपरिचित गामा को कभी भी अपनी सफलताओं का घमंड नहीं हुआ, बल्कि एक इंटरव्यू के दौरान उनसे पूछा गया कि सबसे तगड़ा प्रतिद्वंदी कौन था, तो गामा ने रहीम सुल्तानी बाला का ही जिक्र किया और कहा, हमारे खेल में सबसे बड़े और काबिल खिलाड़ी को गुरु माना जाता है। मैंने उन्हें 2 बार हराया ज़रूर था, पर दोनों बार उनकी पैरों की धूल अपने माथे पर लगाना नहीं भूला था। 23 मई 1960 को इस महान पहलवान ने दुनिया से विदाई ली। पर आज भी जब महान गामा पहलवान का जिक्र होता है तो उन्हें चाहने वाले भारतीयों की आंखों में एक अलग ही चमक होती है। 20वीं सदी के प्रभावशाली मार्शल आर्ट कलाकार ब्रूस ली ने भी गामा पहलवान के प्रशंसक रहे। उन्होंने खास तौर पर गामा पहलवान के नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बनाया था। आज भी पटियाला की नेशनल इंटीग्रिटी स्पोर्ट म्यूजियम में आपको गामा द्वारा कसरत के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। शायद अब गामा पहलवान केवल एक इतिहास है, पर इस प्रेरक इतिहास की कहानी ने कई पहलवानों ने अपने भविष्य को सुधारा है और आगे भी संवारते रहेंगे। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसे ही नए वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।